गुड मॉर्निंग गाइस। आज का टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉज। ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं, नाम पे फोकस करो। जो रेट लॉ हमने सीखा है किसी भी कॉम्प्लेक्स या जो एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन होती है जो कि कुछ ऐसा सा दिखता है। रेट इज इक्वल्स टू के ए की पार अल्फ़ा बी की पार बीटा। ठीक है ना। काइंड ऑफ, ये नहीं कि सबका यही होता है, काइंड ऑफ ऐसा होता है। रेट लॉ ऐसा होता है ना। तो ये रेट लॉ जैसा एक्सप्रेशन है किसी इक्वेशन के लिए जो मे बी ये हो सकती है ए प्लस बी गिव्स अस प्रोडक्ट। ठीक है। पॉइंट आया समझ। और इसका कुछ स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट वगैरह हो सकता है, और अल्फा बीटा तो कुछ भी हो सकता है। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही होगा। तो जो रेट लॉ होता है किसी भी रिएक्शन का, उसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, और वही हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ में पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब सबसे ज़्यादा जो मोस्ट आस्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी टॉपिक में से होते हैं। ठीक है। तो बहुत ही ध्यान समझना है। इस टॉपिक में बेसिकली हम डेरिवेशन करेंगे और रिलेशंस निकालेंगे। पॉइंट आ रहा है समझ। डेरिवेशंस करनी है और रिलेशंस निकालने हैं। ठीक है। और डेरिवेशंस को बहुत ढंग से समझना है, क्योंकि उसके बीच में जो रिलेशंस आएंगे वो डेरिवेशन समझने पे ही आपको वो रिलेशन जो है वो अच्छे से याद रहेंगे। अदरवाइज़ आपको क्रैम करना पड़ेगा। ठीक है, जो सही नहीं है। ठीक है। ग्राफ्स भी प्लॉट होंगे जो डेरिवेशंस हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग से। क्लियर है। और इसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ वाले टॉपिक को हम दो लेक्चर्स में बांट देंगे। एक में हम ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, और एक में हम सेकेंड ऑर्डर में बेसिकली दो टाइप के केस लेके चलेंगे, और एक nth ऑर्डर में पढ़ेंगे। है ना, मतलब जनरल कर देंगे। nth जनरल ऑर्डर। ठीक है। पॉइंट आया। इस तरीके से हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ को दो लेक्चर्स में डिवाइड कर देंगे। लेक्चर वन में ज़ीरो और फर्स्ट, जो कि आज हम पढ़ेंगे, और सेकेंड वाले लेक्चर में सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर कर लेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि जो रेट लॉ है उसको हम पढ़ेंगे ज़ीरो ऑर्डर के लिए सबसे पहले। ठीक है। तो ज़ीरो ऑर्डर का रेट लॉ का इंटीग्रेशन हम करने जा रहे हैं। देखो, कोई एक ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है ना, ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन। क्लियर है। तो ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन लेट अस सपोज है कि ए गिव्स अस प्रोडक्ट। ये कोई रिएक्शन है। ठीक है। और ये ज़ीरो ऑर्डर की है। अब व्हाट डू वी मीन बाय ज़ीरो ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि रेट इज इक्वल्स टू के इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर ज़ीरो। ठीक है ना। क्लियर है। पक्का। अब अगर ये रेट लॉ है तो फिर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन। ठीक है। तो हम रेट को क्या ले सकते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए में जो चेंज इन टाइम आएगा, और माइनस में क्योंकि रिएक्टेंट है। क्लियर है। तो ये जो है उसको हम ले सकते हैं के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब रिएक्टेंट की पावर ज़ीरो। गॉट इट। पहले ये समझ लो कि चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो क्या क्या हैं। ए जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है किसी टी टाइम पे। क्लियर है। और डी टी क्या है कि टाइम में जो चेंज आएगा, और डी ए क्या है जो कंसंट्रेशन ऑफ ए में चेंज आएगा। क्लियर है। और माइनस क्या बता रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे गिर रही है। अब आगे चल के डेरिवेशन करते हैं। ठीक है। किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन की पावर अगर ज़ीरो होगी, मतलब किसी भी चीज़ की पावर अगर ज़ीरो होगी तो वन बन जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के आ गया। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो रेट है वो के बराबर है ज़ीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है। अगर ऐसा है तो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ और उस ग्राफ में वाई एक्सिस पे रेट लूँ। क्लियर है। और एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लूँ। ठीक है। तो वो बेसिकली एक दूसरे से रिलेट ही नहीं कर रहे, क्योंकि रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि रेट किसके बराबर आ रहा है? के। तो मतलब ये जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? कांस्टेंट। तो पहला ग्राफ इस रिलेशन से बनता है। गॉट इट। जो ये वाली वैल्यू है ये क्या है? के बराबर है, मतलब जो इंटरसेप्ट है वो क्या है? के। गॉट इट। क्लियर है। पॉइंट आया समझ। तो सबसे पहला ग्राफ आपको क्लियर हो गया। अब आगे डेरिवेशन करते हैं। तो ये आपका पहला ग्राफ बन गया इस यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन से। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे चलते हैं कि जो ये वाला टर्म है इस पर वापस आ जाते हैं। अब हमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन करने के लिए पहले एक काम करते हैं, डी टी को उधर भेज देते हैं और माइनस को भी। तो के डी टी माइनस में इक्वल्स टू चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ ए बन गया। भाई चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ ए एक तरीके से डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए है। क्लियर है। तो अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट बोथ साइड विदाउट लिमिट्स। ठीक है। पॉइंट आता समझ। तो जब हम करेंगे ऐसा, तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो डी ए का हम करेंगे। तो बेसिकली जब
डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं डी ए के रिस्पेक्ट में, तो बेसिकली क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, गॉट इट, क्लियर है। और वहाँ क्या आ जाएगा इक्वल टू में, समझ रहे हो ना, मतलब कि ये डी ए है और इसके सामने क्या लिखा हुआ है 1, क्लियर है। और फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया किसके रिस्पेक्ट में, डी ए के रिस्पेक्ट में, तो बेसिकली 1 का इंटीग्रेशन डी ए के रिस्पेक्ट में क्या दे देगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब ए दे देगा, क्लियर है। और वहाँ क्या आ जाएगा माइनस के बाहर आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन होगा डी टी के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ से क्या आ जाएगा आपका 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में होगा, तो मतलब कि टी आ जाएगा, तो माइनस के टी, और एक आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्लियर है, पॉइंट आया समझ। तो ये आ गया आपका रिलेशन, ठीक है, कि कंसंट्रेशन ऑफ ए बोले तो रिएक्टेंट एट एनी टी टाइम, वो जो है उसका और टाइम का जो रिलेशन है वो ये आ गया, क्लियर है। तो यहाँ से एक दूसरा ग्राफ बनेगा, और वो दूसरा ग्राफ जो है वो इस इक्वेशन पे बेस्ड होगा जो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जैसी शो होती है, जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। तो इसके लिए अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ प्लॉट का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा, गॉट इट, पॉइंट आता है समझ। स्लोप क्या होगा माइनस के, वाई एक्सिस पे क्या आएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टी टाइम, क्लियर है। तो किसी टी टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो भी होगी, ऑब्वियसली कुछ होगी, जीरो तो होगी नहीं, क्लियर है। और ये क्या होगा, ठीक है, ये है आपका इंटरसेप्ट दैट इज सी, क्लियर है। तो मतलब ये कंसंट्रेशन ऑफ ए को बता रहा है, कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पे हो सकता है, यहाँ पे टाइम है, क्लियर है। तो वाई एक्सिस पे आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो जैसे जैसे टाइम वेरी हो रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन जो हो रही है वो गिरती जा रही है नेगेटिव स्लोप के साथ जीरो ऑर्डर के लिए। अब अगर आपको इस पॉइंट पे निकालना है कि कितनी कंसंट्रेशन थी, तो टाइम ज़ीरो रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारे पास सी की वैल्यू आएगी। तो हमें पता चल गया है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो हमने ये ग्राफ बना लिया, तो जो इस वाली इक्वेशन है उससे ये ग्राफ बनता है कि अगर तुमसे कोई पूछे कि जो आपका ज़ीरो ऑर्डर है उसके लिए कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का रिलेशन क्या है, तो ये है। अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये वैल्यू क्या है, तो टाइम ज़ीरो पे जो आपकी वैल्यू होगी कंसंट्रेशन ऑफ ए की, वो क्या होगी ए नॉट ही तो होगी, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे ए नॉट से, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए बोले तो रिएक्टेंट टाइम जीरो पे जो भी कंसंट्रेशन थी, और वो हाईएस्ट होगी क्योंकि टाइम के साथ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या होगा गिरेगा, क्लियर है। तो आगे चलते हैं, और इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग जब हमें टाइम ज़ीरो पे कंसंट्रेशन चाहिए ए की, तो हम टाइम को क्या रख देते हैं ज़ीरो। अगर टाइम को ज़ीरो रख दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा ए नॉट, क्योंकि टाइम ज़ीरो पे ए नहीं होगा, क्योंकि जो ये चीज़ है ये बताती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या ए एट एनी टी टाइम, नॉट टी ज़ीरो। तो टी ज़ीरो पे हमने स्पेसिफिकली उसे किससे रिप्रेजेंट कर दिया ए नॉट से, तो ये ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो माइनस के से मल्टीप्लाई हुआ तो ज़ीरो हो गया, और यहाँ पे आ गया सी, तो मतलब सी की वैल्यू क्या आ गई ए नॉट, तो सी की वैल्यू आ गई ए नॉट, तो सी की वैल्यू जो ए नॉट आई है उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टी टाइम इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम ज़ीरो, गॉट इट, ये रिलेशन आ गया पक्का, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, इस रिलेशन को हमें जंबल करना है और बेसिकली इससे हमें फाइनल स्टेप पे जाना है। तो इसको अगर हम जंबल करेंगे तो माइनस के टी को इधर ले आते हैं तो वो के टी बन जाएगा, ठीक है, और उधर क्या रह जाएगा ए नॉट, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इनिशियल पॉइंट, मतलब कि टाइम ज़ीरो पे, और कंसंट्रेशन ऑफ ए जो होगा एट टी टाइम वो उधर चला जाएगा माइनस में, और यहाँ से टाइम जो है वो आ जाएगा ए नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में के बराबर। दिस इज़ द रिलेशन वी वांट, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। ये रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है या ये रिलेशन हमें क्या बताता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले ये बता देता हूँ क्या है कि ए नॉट जो होता है वो होता है टाइम ज़ीरो पे जो इनिशियल रिएक्टेंट होगा उसकी कंसंट्रेशन, मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। व्हाट इज़ ए, इसे जानना सबसे ज़रूरी है। ये क्या है, किसी टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बचा हुआ है, ध्यान रखना जो बचा हुआ है लेफ्ट आउट, वो है ये, क्या बात समझते हो। तो टी टाइम पे जो भी कंसंट्रेशन ऑफ ए है या फिर जो भी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है बची हुई, वो ये है, क्लियर है। के क्या है, रेट कांस्टेंट है, और टी क्या है, टाइम, क्लियर है। अब इस रिलेशन से हम बहुत सारे फर्दर रिलेशंस को बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे। जैसे किसी ने हमसे पूछा कि टी 100% बताओ, तो पहले इसका मतलब समझो कि इसका मतलब क्या होता है। 100% का मतलब रिएक्शन पूरी हो गई, ठीक है। अगर रिएक्शन पूरी हो गई तो टी 100 वो हमसे पूछ रहा है, तो टी 100 वो हमसे पूछ रहा है, टी हो गया टी 100, ठीक है। इनिशियल ही रहेगा, क्लियर है।
बट जब 100% रिएक्शन हो गई तो इसका मतलब लेफ्ट आउट कितनी है, मतलब ये जो होती है ना, ये होता है कि इस टाइम पे जो बचा हुआ है भाई टी 100% का मतलब रिएक्शन पूरी हो गई, रिएक्शन पूरी होगी तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो बचा हुआ होगा कितना होगा, ज़ीरो। क्या बात समझते हो? अपॉन में क्या रहेगा, के। तो अब T100 क्या आ गया, T100 आ गया ए नॉट अपॉन में के। क्लियर है? ये आ गया रिलेशन। अच्छा, ए नॉट का मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कभी ज़ीरो नहीं होगी, और के क्या है, रेट कांस्टेंट जिसकी अपनी एक वैल्यू होती है वो भी ज़ीरो नहीं होती। तो इसका मतलब एक फाइनाइट चीज़ अपॉन में एक फाइनाइट चीज़, उसका जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो भी तो फाइनाइट ही होगा। ठीक है? इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कौन से ऐसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मतलब कौन सा ऐसा रिएक्शन का ऑर्डर है या फिर कौन से ऑर्डर की ऐसी रिएक्शंस हैं जिसका फुल लाइफ टाइम, T100 का मतलब क्या होता है, फुल लाइफ टाइम, इसको फुल लाइफ टाइम भी कहते हैं क्योंकि 100% मतलब पूरी पूरी होगी ना, फुल लाइफ टाइम। कौन सी ऐसी ऑर्डर वाली रिएक्शन है जिसका फुल लाइफ टाइम फाइनाइट है, मतलब कि फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट है। अब फाइनाइट क्यों है, क्योंकि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो भी नोन होगी, और नोन का मतलब होगी कुछ ना कुछ तो होगी ही ना, इनिशियल ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है? रिएक्टेंट का। ठीक है? और जो आपका के है उसकी भी एक फाइनाइट वैल्यू होगी, वो भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो फाइनाइट अपॉन में फाइनाइट फाइनाइट ही आएगा ना। क्या बात समझते हो? गॉट इट? ठीक है। तो सबसे पहला हमने रिलेशन निकाला कि T100 क्या होगा, ए नॉट अपॉन में के। ठीक है? ये रिलेशन याद रखने हैं, सारे के सारे रिलेशन याद रखने का मतलब है अगर आपको ये पता है तो अपने आप ये निकाल सकते हो। मैं बहुत सारे रिलेशन निकालूंगा, फिर हम चलते जाएंगे आगे। ठीक है? गॉट इट? तो T100 हमारे पास क्या आ गया, ए नॉट अपॉन में के। लिख लेते हैं, T100 इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन में के। ठीक है? अब निकालते हैं T50%। वट डू वी मीन बाय T50%? ठीक है? T50% का मतलब होता है हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं इसे, हाफ लाइफ, मतलब आधी रिएक्शन हो गई। तो T50% का मतलब आधी रिएक्शन हो गई, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इनिशियल तो इनिशियल ही रहेगा। जब आधी रिएक्शन हो जाएगी तो जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए होगा बचा हुआ, मतलब ये, वो कितना होगा, इनिशियल का आधा। इसका मतलब एक जगह क्या आ जाएगा, ए नॉट बाय टू। गॉट इट? अपॉन में क्या आएगा, के। तो सिंपल, ए नॉट में से अगर ए नॉट बाय टू गया तो बचेगा क्या, ए नॉट बाय टू, और नीचे क्या बचा, के। तो टी हाफ या फिर हम कह सकते हैं T50% क्या आ जाएगा, ए नॉट अपॉन में टू के। क्या बात समझते हो? पक्का? ठीक है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। T50% बहुत फेमस होता है, हाफ लाइफ बहुत फेमस होती है। तो T50% को हम क्या कह सकते हैं, टी हाफ भी कह सकते हैं। क्या बात समझते हो? गॉट इट? क्लियर है? तो T50% कितना आ गया, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में टू के आ गया। ठीक है? तो T50% कितना आ गया, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में टू के। गॉट इट? टी हाफ का इनिशियल कंसंट्रेशन ग्राफ बनाने को भी आता है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा देख लेते हैं। वो रहा रिलेशन, T50% ए नॉट अपॉन में टू के है। तो इसका मतलब T50% और ए नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो कर दूं तो T50 भी कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा और कहाँ जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा। क्लियर है? और ये आपको समझ आ गया। तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 1/2 के होगा। क्या होगा, 1/2 के। यहाँ क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल याद रखना। और यहाँ क्या है, T50। गॉट इट? मतलब कि टी हाफ लाइफ, मतलब जितना आप कंसंट्रेशन इनिशियली ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपका टी हाफ बढ़ता जाएगा। क्लियर है? पॉइंट आता है समझ? तो ये आपको समझना है। अब जो मैंने अभी लाइन बोली कि जितना आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना टी हाफ बढ़ता जाएगा, उसका मतलब क्या है वो समझते हैं। देखो, जैसे मान लो आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ली थी 100, तो 100 और आपका के जो हो गया वो 1 मान लेते हैं, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 1 है। ठीक है? तो अगर 100 आपने लिया था और के आपका 1 है, तो आपका जो T50 है, मतलब कि टी हाफ, वो कितना आएगा, 50। पर वहीं आप इनिशियल कंसंट्रेशन 100 की जगह क्या लेते हो, 200। तो के तो आपका सेम ही रहेगा क्योंकि किसी भी रिएक्शन के लिए के कांस्टेंट होता है टेम्परेचर पे। तो के तो आपका सेम रहेगा और कंसंट्रेशन चेंज होगी। तो अब टी हाफ नया क्या आ गया, नया टी हाफ आ गया 100। क्लियर है? पहले कितना आया था, 50। तो आप क्या देख रहे हो कि के कांस्टेंट है। अगर आप कंसंट्रेशन इनिशियल वाली को 100 की जगह 200 ले रहे हो तो टी हाफ जो पहले 50 आ रहा था उसकी जगह क्या आ जाएगा, 100। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? पक्का? ठीक है। और ग्राफ भी आपने देख लिया। तो ग्राफ कैसा बनता है, 3 ग्राफ हमारे पास आ गए। वो तीनों ग्राफ क्या थे वो भी थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये रिलेशंस देख लेते हैं। तो T100 आपने निकाल लिया, T50 आपने निकाल लिया, तो चलो T25 निकालते हैं। ठीक है? T25%। T25% का मतलब क्या है,
T25% को कभी कभी T1/4 भी बोलते हैं, समझ मेरा 1/4। जब 50 को 1/2 बोला था तो 25 को 1/4 बोल रहे हैं, ठीक है। तो 1/4 जो टाइम है, 25% यहाँ लिखे होने का मतलब या 1/4 लिखे होने का मतलब है इतनी हो गई रिएक्शन। क्या बात समझ, मतलब इतना टाइम इतनी रिएक्शन हो चुकी है। तो इनिशियल ही रहेगा, मतलब A0 तो A0 ही रहेगा। जो कंसनट्रेशन ऑफ A है वो बेसिकली कितनी हो गई, 1/4 चली गई तो बची कितनी, 3/4। तो मतलब 3/4 ऑफ इनिशियल कंसनट्रेशन। क्या बात समझते हो, अपॉन में के। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे T25% को या T1/4 को, तो हमारे सामने क्या आएगा, अगर इनिशियल में से 3/4 चला गया तो बचेगा कितना, 1/4। क्या बात समझते हो, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा A0 अपॉन में 4K। गॉट इट, क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि जब 25% रिएक्शन हो गई तो बची कितनी, 3/4। अब A0 में से, इनिशियल में से जितना बचा उसको माइनस किया तो क्या आया, जितना चला गया, अपॉन में K। गॉट इट। तो ये आ गया T1/4 या फिर T25%। क्लियर है, पक्का समझ आती है बात। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया कि T25% जो है वो आपका कितना है, A0 अपॉन में 4K, ठीक है। तो आपके लिए का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि आप मुझे बताओगे, चलो एक मैं बताता हूँ फिर आप मुझे बताना, ठीक है। मैं एक 75% और निकाल देता हूँ। तो T75% निकाल लो। तो T75% का मतलब क्या है कि 75% रिएक्शन हो गई तो इनिशियल ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होता। कितनी परसेंट रिएक्शन हो गई, 75% होने का मतलब बची कितनी है, 25%। मतलब कि T75 को हम लिख सकते हैं T3/4 भी, क्योंकि 75% होने का मतलब 3/4 रिएक्शन हो गई। तो बचा कितना, इनिशियल का 1/4 बचा। क्या बात समझ, 3/4 हो गया तो बचा कितना, 1/4। क्लियर है, अपॉन में क्या आएगा, के। तो इनिशियल में से 1/4 गया तो बचा कितना, 3/4 ऑफ A0। मतलब इनिशियल में से अगर 1/4 बचा है तो कितनी चली गई है, 3/4 ऑफ A0, ठीक है। क्लियर है, अपॉन में के। T3/4 कह सकते हैं या T क्या कह सकते हैं, 75। गॉट इट, क्लियर है। तो याद रखना, ये होता है इनिशियल, ये होता है जो बचा हुआ है। जब 75% रिएक्शन हो गई तो बचा हुआ कितना है, 1/4, मतलब कि 25%। तो इनिशियल में से जो बचा हुआ है वो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, कितना चला गया। गॉट इट। तो 3/4 ऑफ A0 चला गया अपॉन में के। क्लियर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से रिलेशन आ गया T75% इज इक्वल्स टू A0 अपॉन में 4K इंटू में 3। क्लियर है, पक्का। आपके लिए क्या है, आपके लिए ये टास्क है कि आपको फॉर्मूला तो पता ही है, ठीक है। जो T इनिशियल और फाइनल और K के बीच में है, तो आपको T 80% बताना है। क्लियर है कि T 80% का क्या रिलेशन आएगा इनिशियल की कंसंट्रेशन में, ऐसा वाला। तो T 80% बताना है आपको ज़ीरो ऑर्डर के लिए, A गिव्स अस प्रोडक्ट के लिए, इस इक्वेशन के लिए A गिव्स अस प्रोडक्ट, ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। T 80% का रिलेशन बताना है A0 के टर्म्स में। तो आपको T 80% का रिलेशन A0 के साथ बताना है, इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ। क्लियर है, पक्का। ये आपका क्वेश्चन हो गया जो आपको करके भेजना है मुझे, ठीक है। अब दूसरा ये है कि जो हमने ये रिलेशन निकाले, इससे हम बहुत अच्छे से एक पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। देखो क्या पैटर्न फॉलो करेंगे। मान लो कि आपने इनिशियली कितना लिया, 200 कोई चीज़ ली, 200 मोल्स पर लीटर एक सॉल्यूशन लिया। लेट अस सपोज कि एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो इनिशियल रिएक्टेंट है A, उसकी मोलैरिटी 200 है। क्या बात समझते हो, गॉट इट। और वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आपके पास ये रिलेशन है तो आप ये निकाल सकते हो कि इसको 200 से 100 होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब कि A0 कितना है, ये है आपका 200। क्लियर। अगर आपको K की वैल्यू मिल जाए, क्या मिल जाए, K की वैल्यू। तो K की वैल्यू लेट अस सपोज कुछ भी ले लो आप, ठीक ना। लेट अस सपोज 2 मोल्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यूनिट याद रखना, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है कंसंट्रेशन की, मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो ये K की वैल्यू है, ठीक है ना। कोई भी एक K की वैल्यू आप ले लो, मैंने 2 लिया, 4 ले लो, 3 ले लो, 3.5 ले लो, जो लेना है लो, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेम रिलेशन आएगा। तो अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है और हमें K दे रखा है, ठीक है, और हमसे पूछा है कि 200 से 100 होने में कितना टाइम लगेगा,
मतलब कि आधा होने में, तो सीधे सीधे निकाल सकते हैं टी 50%, क्योंकि उसने 2 से 100 बोला है, मतलब कि आधी रिएक्शन करवाना चाहता है। तो आधी रिएक्शन के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए नॉट अपॉन में 2 के। तो आप लगा दोगे 200 इनिशियल अपॉन में 2, वो जो 2 है, और के की वैल्यू क्या है 2, तो इसका मतलब 200 अपॉन में 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 50। तो इसका मतलब 50 सेकंड में, ठीक है ना, लेट अस से सेकंड्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये रहा। तो 50 सेकंड में आपकी जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो 200 से क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। क्या बात समझते हो, डन। अब आपसे उसने पूछा कि चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, अब आप ये बताओ कि 200 से ये 25% कितने पे होगी, मतलब 25 जो है कब होगी। तो 200 से 25 की बात कर रहा है, मतलब वो चाहता है कि इनिशियली 200 था और आपको ये बताना है कितने टाइम में वो 200 से 25 हो जाएगी। तो हम कैसे करेंगे, इस बार हम टी को ले लेंगे अपने हिसाब से, टी, ठीक है। हम उसका कोई 25 जो होता है वो 200 का कितना टाइम्स होता है वो निकालने का हमें कोई मतलब नहीं बनता, तो टी ले लिया। इनिशियल कंसंट्रेशन 200 ले ली, ठीक है। फाइनल उसने बोला 25 बचना चाहिए, 200 से 25 हो जाना चाहिए, तो 25 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे वही तो लिखते हैं जो बच जाता है, तो 200 से 25 करना है आपको, अपॉन में के की वैल्यू क्या है 2। तो अब आप सॉल्व करेंगे तो 200 में से 25 गया तो कितना बचा 175, 175 अपॉन में 2 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 87.5 सेकेंड्स लगेंगे। क्या बात समझते हो, क्लियर है, कितना टाइम लगेगा 87.5 सेकेंड, क्लियर है, पक्का। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो आपसे बोलेगा 200 से इतना करना है, 200 से इतना करना है, या फिर आपसे बोलेगा कि अगर मुझे जो इनिशियल है उससे, मतलब जो इनिशियल है उसको 100% मान लो, इनिशियल को मान लो 100%, 100% मतलब कि आपके पास जो रिएक्टेंट है वो 100% है इनिशियली, 100%, टाइम 100% नहीं बोल रहा हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए को 100% मान रहा हूँ। उसने बोला बताओ कि कितने टाइम में ये जो है 25% हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, तो आप हमें क्या निकालने को बोल रहे हो T25। तो T25 का क्या फार्मूला है, वो फार्मूला है ए नॉट अपॉन में 4 के। तो 200 अपॉन में 4 और के रख दिया, तो इसका मतलब आ गया 200 अपॉन में 8, ठीक है। तो 200 अपॉन में 8 आने का मतलब क्या बनता है 8 टू 16, 25 सेकेंड्स, ठीक है। तो 25 सेकेंड्स में आपकी जो ये रिएक्शन है वो अपने 25% को ख़त्म कर देगी, मतलब कि अपने 25% रिएक्टेंट को ख़त्म करके प्रोडक्ट बना देगी। फिर वो आपसे बोलेगा 50% रिएक्शन कितने में होगी, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है ए नॉट अपॉन में 2 के। तो 200 अपॉन में 4 हो रहा था, तो 200 अपॉन में 4 जो है वो कितना आता है 50। तो 50 सेकेंड में जो है वो 50% हो जाएगी, ठीक है। फिर उसने बोला कि 75% कितने पे होगी, तो हमने कहा अभी लगा देते हैं फॉर्मूला, वो रहा फॉर्मूला। तो 200 अपॉन में जो हमारे पास है 4 इंटू में 2, तो ये हो जाएगा आपका, और इंटू में 3 भी है, सॉरी, ठीक है ना। तो 3/4 200 अपॉन में 2, तो ये आ गया आपका 600 अपॉन में 8। तो 600 अपॉन में 8 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 75 सेकेंड्स में। तो 75 सेकेंड्स में ये आपकी 75% हो जाएगी। वो एक्चुअली 3 जो है वो दिखा नहीं था, यहाँ पे ए नॉट बाय 4 के है, यहाँ पे ए नॉट बाय 4 के इंटू में 3 भी है, ठीक है, गॉट इट। तो 600 अपॉन में 8 आ गया तो 75 सेकेंड हो जाएगी, गॉट इट, क्लियर है। और वो आपसे पूछेगा कि ये रिएक्शन पूरी कितने टाइम में ख़त्म होगी, तो आपको टी 100% निकालना है, टी 100%। यहाँ जो 100 लिखा हुआ है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को जो भी है उसे 100% मान के चल रहा है, वो टी 100 नहीं है, ठीक है। तो टी 100 निकालोगे तो फॉर्मूला क्या है ए नॉट अपॉन में के। ए नॉट अपॉन में के का मतलब 200 अपॉन में 2, मतलब कि 100 सेकेंड, गॉट इट। अब क्या पता चला, वो जो फॉर्मूला था हमारे पास ये वाला जो सबसे बड़ा फॉर्मूला था ए नॉट माइनस ए अपॉन में के इक्वल्स टू टी, इसी से तो हम सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात समझते हो, ये ध्यान रखना, इससे सब हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब जानने के बाद हम ये देखते हैं कि हमने जो रिलेशंस निकाले वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। 200 के लिए, मतलब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 200 है तो हमने जो T75, T25 और T100 और T50 निकाला, उनके बीच में क्या रिलेशन आया ये चेकआउट करते हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहला जो रिलेशन हमने सीखा, ठीक है, वो ये आया कि जो T100 मतलब पूरा होने में जो टाइम लगता है वो लगा था आपका 100 सेकेंड, ठीक है। कितना लगा था 100 सेकेंड, ठीक है। ये 200 50 है, ये 75 है, और ये 100 सेकेंड है T100, ठीक है। और ये T25 है, ये 50 है, ठीक है ना। तो ये T50 है, ये T75 है, और ये जो है T100 है,
और इससे पहले ही हमने शायद वो निकाल लिया था, दैट इज़ जो ए नॉट अपॉन में 4k है, इट वॉज 25 सेकेंड, ठीक है ना, दैट वॉज T25 यहाँ पे ये रहा, ये आया होगा सॉल्व करके 25 सेकेंड, ठीक है ना। तो रिलेशन क्या आया कि जो पूरा होने में टाइम लगा दैट इज़ T100, वो 2 टाइम्स ऑफ T50 है। क्लियर है कि नहीं? देखो, आधा होने में जो टाइम लगा 50 सेकंड था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 सेकंड तो आएगा, और 100 सेकंड में पूरी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। या फिर हम ऐसा कह लें कि जो T25% होने में टाइम लगा उसका 4 टाइम्स है T100, मतलब कि T100 इज़ ऑल्सो 4 टाइम्स ऑफ T25%। क्लियर है? पक्का? और अगर हम इससे इससे निकालते हैं रिलेशन 75 और 100 के बीच में जो रिलेशन है वो क्या हो गया कि जो T100 है इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 75 को अगर हम 100 बनाना चाहते हैं तो क्या करें, तो हम उसे एक काम करते हैं, 15 से डिवाइड करते हैं और 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 5 और 5 इंटू में 2 100 आ जाएगा। तो मतलब 20/15, मतलब कि एक तरीके से आपने 4/3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब T100 इज़ 4/3 टाइम्स ऑफ T75। गॉट इट? क्लियर है? क्योंकि T75 कितना था, 75% होने में टाइम लगा था 75 सेकेंड। 75 सेकेंड्स को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा आपका 300, और 300 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो आपके पास आ जाएगा 100। गॉट इट? क्लियर? ये सारे रिलेशन थे T100 के लिए। अब हम T50 के लिए रिलेशन निकालते हैं। तो साफ साफ दिख ही रहा है कि T50 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो T50 इज़ 2 टाइम्स ऑफ T25, ठीक है। तो अगला रिलेशन जो हमारे पास आ गया वो क्या आ गया, T50 इज़ 2 टाइम्स ऑफ T25, ठीक है। क्लियर है? और अगर इसका रिलेशन निकालना है 75 के साथ, तो T50 और T75 के साथ अगर हम रिलेशन निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा, 75 को हमें 50 बनाना है, तो एक तरीके से हमें जो है इसको 2 से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो मतलब 2/3 टाइम्स ऑफ 75, ठीक है ना। जैसे आपको याद होगा T50 हमारा कितना आया था 50, और T75 कितना आया था 75। 75 को अगर हम 3 से डिवाइड करते तो 25 आएगा, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 50 आ जाएगा। तो ये रहे सारे रिलेशन। T50 इज़ 2 टाइम्स ऑफ T25, T50 इज़ 2/3 टाइम्स ऑफ T75। क्लियर है? ठीक है। तो T100 का सबसे रिलेशन निकल गया, T50 का भी दोनों से रिलेशन निकाल दिया। अब बचा एक रिलेशन कि T25 और T75 का रिलेशन क्या है वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, मतलब इन दोनों का रेशो ले लो, तो ये और ये तो कट जाएगा क्योंकि T50 कट जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा आपका 1 इक्वल्स टू 3 ऊपर 3, ठीक है। और यहाँ T25 आ गया, यहाँ T75 आ गया, ठीक है। और जो 2 था वो एक तरीके से कट गया, तो इसका मतलब T75 इज़ 3 टाइम्स ऑफ T25, है कि नहीं। 75 इज़ 3 टाइम्स ऑफ 25, क्योंकि यहाँ पे तो अब हमारा जो हमने क्वेश्चन लिया वो कुछ ऐसा था कि T25 I25 रहा था और T75 I75 रहा था। 25 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 ही तो आएगा, ठीक है। तो ये सारे रिलेशन बन गए, ठीक है। तो ये हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन था। क्या था? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्लियर है? जैसे कि आपने देखा बहुत सारी चीज़ें हमें इससे पता चलती हैं, ठीक है। तो सारा एक बार कंक्लूड कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें पता चली, ठीक है। तो सारी चीज़ों को हम पता करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने 3 ग्राफ सीखे, ठीक है। नहीं, सबसे पहले हम ऐसे ऐसा करते हैं कि इनिशियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो ये वाला रिलेशन था, रेट इज इक्वल्स टू के, ये रिलेशन यूज़ किया और इससे एक ग्राफ बनाया, रेट वर्सेस किसके बीच का, कंसंट्रेशन के बीच का जो कांस्टेंट आया। फिर हमने दूसरा ग्राफ हमने जो प्लॉट किया वो इस रिलेशन से था कि कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो -KT + C थी। तो यहाँ से हमने टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टी टाइम के बीच में ग्राफ बनाया जो ऐसा, क्लियर है। और इसका स्लोप था -K और ये जो इंटरसेप्ट था वो C था, और C बाद में पता चला कि क्या था, A0 था। गॉट इट? क्योंकि टाइम ज़ीरो डालने पे A0 आ गया था।
गॉट इट। और ये माइनस के किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर, स्लोप ही तो है ये, क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे चलने पे हम बात करते हैं तीसरा ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया था, वो तीसरा ग्राफ हमने ड्रॉ किया था किसके बीच में, टी हाफ, मतलब कि जो आधी रिएक्शन होने में टाइम लगता है उसके बीच में और किसके बीच में, अपना इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में। तो वो ग्राफ जो आया था वो ऐसा आया था, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में जो ग्राफ था वो ऐसा आया था इनिशियल से, पॉइंट आया समझ। और इसका स्लोप जो था 1/2 था, क्योंकि रिलेशन क्या था कि टी हाफ इज़ A0/2, क्लियर है, पॉइंट आया समझ, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 ग्राफ्स सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ से निकाले, और ये 3 रिलेशंस, ठीक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ से निकाला वो ये था कि इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस किसी टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन बची है या है अपॉन में के इज इक्वल्स टू टी। इससे आप किसी भी समय पे किसी भी टाइम 80% कितने हुई, 20% कितनी हुई, 30% कितनी हुई, 40%, 50%, 75%, उसका टाइम निकाल सकते हो। इनिशियल हमेशा फिक्स रहता है, जो लेफ्ट आउट कंसंट्रेशन है सिर्फ वो वेरी करती है, ठीक है। उसके बाद हमने बहुत सारे रिलेशन निकाले। हमारे पास जो रिलेशन आए, ठीक ना, जीरो ऑर्डर के लिए, वो क्या थे कि जो T100 है वो था A0/के, जो T50 है वो था A0/2 के, जो T75 है वो था 3/4 A0/के, और जो T25 था वो था A0/4 के। ये 4 रिलेशन हमने निकाल लिए। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट अगर हमें कोई इनिशियल कंसंट्रेशन बता दे और बोल दे कि 50% कितना टाइम लगेगा, 75% में कितना टाइम लगेगा, 25, तो डायरेक्ट निकाल देंगे हम, ठीक है। हालांकि इन फॉर्मूले को रटना नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने इनके बीच में आपस में रिलेशन निकाला। तो आपस में रिलेशन निकालने से क्या पता चला कि जो T100 है वो 2 टाइम्स ऑफ T50 होता है, क्लियर है, और 4/3 टाइम्स ऑफ T75 होता है, क्लियर है, 4/3 टाइम्स ऑफ T75 होता है, क्लियर है। और जो अब और एक T25 बच गया, T25 का 4 टाइम्स होता है, क्लियर है। ये सारे रिलेशन निकले। फिर टी हाफ के रिलेशन निकाले तो T50% जो 2 टाइम्स ऑफ T25 एंड 2/3 टाइम्स ऑफ T75 है, क्लियर है। और जो T25 और 75 के जो रिलेशन था वो क्या था, T75 इज 3 टाइम्स ऑफ T25, ठीक है। तो ये सारा जो भी इंफॉर्मेशन हमने निकाला वो रेट लॉ से निकाला जीरो ऑर्डर के इंटीग्रेशन करने पे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ से जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ पाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जीरो ऑर्डर के लिए याद रखनी है, ठीक है, डन। मतलब आपको बेसिकली पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड करते हुए अपने आप डेरिवेशन होती जाएगी और आंसर आता जाएगा। अगर आपको ये पैटर्न समझ आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर भी सिमिलरली ऐसा ही, बस ऑर्डर चेंज होता है और रिलेशन नहीं आते, नए आते हैं। गॉट इट, क्लियर है, रेडी। तो अब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे करना है, ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से वही प्रोसीजर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिलेशन क्या चलेगा, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1, क्लियर है। तो रेट इक्वल्स टू के कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1। ये कंसनट्रेशन कौन सा टाइम पे है, टी टाइम पे है, ठीक है। रेट को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में चेंज इन टाइम माइनस में, क्योंकि रिएक्टेंट टाइम के साथ बेसिकली डिक्रीज होता है, ठीक है। और यहाँ पे के आ गया और यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ गया किसी टी टाइम पे, ठीक है, गॉट इट। अब वही जैसे पिछली बार किया था वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे बस, कि जो आपका डी टी है उधर जाएगा और इस बार ए नीचे आएगा। तो एक तरीके से ऐसे मान लीजिए कि ये हो गया के डी टी माइनस में, और यहाँ पे आ गया 1 कंसनट्रेशन ऑफ ए का डी ए, क्लियर है, माइनस उधर चला गया। अब आपको दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट इंटीग्रेट विदाउट लिमिट्स। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 1/a का इंटीग्रेशन कर रहे हो डी ए के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता होगा कि 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो ln x होता है। तो यहाँ भी वही होगा, ln मतलब नेचुरल लॉग ऑफ a आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के टी प्लस सी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो ये रिलेशन आ गया और एक रिलेशन ये था। इन दोनों रिलेशन से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, जैसे वहाँ किया था। तो इस रिलेशन से क्या क्या दिख रहा है कि रेट बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, किसका, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टी टाइम का, वो बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ऐसा। और इसका स्लोप क्या होगा, के, जो किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर,
ठीक है। यहाँ पे तो हम टेन थीटा मतलब स्लोप तो होता ही है टेन थीटा के बराबर, यहाँ कोई खास लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन वर्सेस इसका ग्राफ तो नहीं बनाया हमने, यहाँ पे ग्राफ बनाया हमने किसके बीच में, हमने एल एन ऑफ ए के बीच में और टी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली दो तीन ग्राफ निकल सकते हैं। पहला ग्राफ, अगर एल एन ए वर्सेस टी के बीच में ग्राफ बोला है तो वो ऐसे आएगा और स्लोप होगा माइनस के, ठीक है। अच्छा, एल एन ए को हम लिख सकते हैं 2.303 लॉग बेस 10 वाला और इनटू में ए माइनस के टी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो क्या आएगा, log 10 वाला ए, मतलब नॉर्मली log बोल सकते हैं, इक्वल्स टू माइनस के टी अपॉन में 2.303 प्लस सी अपॉन में 2.303 आ जाएगा। क्लियर है, पर वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसके तो हमें कोई खास रिलेशन चाहिए नहीं होगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं तो सी अपॉन में 2.303 कर देते, कांस्टेंट अपॉन में कांस्टेंट आ रहा है ना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा, ये चेंज आएगा कि यहाँ आ जाएगा log ए, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा टी, और बिल्कुल ग्राफ वैसे ही बनेगा, बस फ़र्क आएगा ये कि इस बार स्लोप होगा माइनस के अपॉन में 2.303। तो ध्यान रखना कि अगर log ए वर्सेस टी के बीच में ग्राफ है, ठीक है, मतलब log कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टी के बीच में ग्राफ है, तो माइनस के अपॉन में 2.303 जो है आपका, वो है आपका स्लोप। और अगर हम एल एन ए और टी के बीच में ग्राफ बना रहे हैं तो उसका स्लोप होगा सिर्फ माइनस के। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। क्लियर है, ये याद रहेगा, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। तो इस चीज़ को वापस रब करके यहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ में अगर आप सी की वैल्यू ढूंढना चाहते हैं तो सी की वैल्यू, सी होता क्या है, इंटरसेप्ट होता है, मतलब ये, तो उसके लिए टाइम ज़ीरो पुट करना पड़ेगा। तो टाइम ज़ीरो अगर आप पुट करोगे तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, ये चीज़ ज़ीरो होगी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल एन ए नॉट इनिशियल कंसनट्रेशन, क्योंकि ए तो आएगा नहीं, क्योंकि टाइम ज़ीरो पे जो कंसनट्रेशन होगी वो ए नॉट होगी ना, ए थोड़ी होगी। तो ये आ गई, ये वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देनी है। तो जब आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा रिलेशन एल एन ए इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस एल एन ए नॉट, गॉट इट, ठीक है, ये आ जाएगा। पॉइंट आया समझ, क्लियर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एल एन, के टी को इधर ले आते हैं, तो के टी इज इक्वल्स टू एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए, ठीक है, पॉइंट आया समझ। तो चलो, आपको तो पता है log a माइनस लॉग बी को log a बाई भी ले सकते हैं, तो इसको ले सकते हैं एल एन ए नॉट अपॉन में a इज इक्वल्स टू के टी, ठीक है, गॉट इट। अब अगर आप चाहें तो एक रिलेशन इससे और निकाल सकते हैं कि अगर दोनों तरफ से आप नेचुरल लॉग हटा दो तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर के टी और वहाँ आ जाएगा a नॉट अपॉन में a, क्लियर है, पॉइंट आया समझ। या फिर आप ये भी लिख सकते थे कि अगर मान लो अब हम यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेते, तो रेसिप्रोकल ले लेते तो यहाँ बन जाता है एल एन ए अपॉन में ए नॉट की पावर माइनस वन, और वो माइनस वन आगे आ जाता और ये हो जाता के टी, तो ये बन जाता एल एन ए अपॉन में ए नॉट, वो जो माइनस आगे आता, क्योंकि लॉग ए की पावर बी जो होता है, बी लॉग ए होता है, वो माइनस जो आता आगे उसको हम इधर फेंक देते तो माइनस के टी बन जाता। तो एक रिलेशन ये भी आ सकता था कि अगर हम अब लॉग हटाएं, मतलब नेचुरल लॉग हटाएं, तो ई की पावर माइनस के टी इज इक्वल्स टू ए अपॉन में ए नॉट, ये रिलेशन भी आ सकता है। ये रिलेशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक और ग्राफ बन सकता है। कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, वो ग्राफ ऐसा बनेगा कि आपको यहाँ से एक चीज़ निकालनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसको जंबल करके, कि जो ए है, मतलब किसी टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है उसके बीच में और टाइम के बीच में ग्राफ बन सकता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टी टाइम और टाइम के बीच में ग्राफ बन सकता है, क्योंकि पहले जो हमने ग्राफ बनाया था वो लॉग ए या एल एन ए वर्सेस टाइम का था, यहाँ पे हम ए वर्सेस टाइम का बना रहे हैं, जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए बनाया था। अब ग्राफ में चेंज क्या आएगा वो देखते हैं। ए इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस के टी इंटू में ए नॉट आ रहा है, क्या बात समझते हो, क्लियर है। तो अगर हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि अगर हम ए वर्सेस इसके बीच में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या आएगा, ऐसा एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ए नॉट की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी,
ठीक है, और एक्सपोनेंशियली ग्राफ गिरेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली वो ग्राफ ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना, गिरता जाएगा एक्सपोनेंशियली, ठीक है, पॉइंट आया समझ। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे क्या होगा, टी होगा। क्लियर है, पॉइंट आया समझ। और ये थे सारे के सारे ग्राफ्स जो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बना सकते थे, ठीक है। तो हमने सारे ग्राफ्स बना लिए। अब हम उस रिलेशन पे चलते हैं और उसके निकालते हैं कि क्या क्या टाइम का और कंसंट्रेशन का रिलेशन आ सकता है, जैसे हमने ज़ीरो ऑर्डर के लिए निकाला था, ठीक है, डन। तो क्या था वो रिलेशन, रिलेशन ये था कि के टी, जस्ट अ सेकेंड, के टी इज इक्वल्स टू एल एन ए नॉट अपॉन में ए। ये है सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन। जैसे ज़ीरो ऑर्डर के लिए क्या हुआ करता था, ए नॉट माइनस ए अपॉन में के इक्वल्स टू टी, ये ज़ीरो के लिए था। फर्स्ट के लिए क्या आएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट, इससे आप सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है, डन। या फिर इसको आप थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहो तो के टी इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग, क्योंकि जो हम लॉग यूज़ करते हैं वो 10 वाला होता है ना, तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, ए नॉट अपॉन में ए, ये आ जाएगा के, ठीक है, डन। टू पॉइंट 303 लॉग, क्योंकि लॉग हम बेसिकली 10 वाले यूज़ करते हैं, ए नॉट अपॉन में ए इक्वल्स टू टी, और बेस में आएगा के, है ना। सो दिस इज़ अ वेरी गुड रिलेशन टू रिमेंबर। उससे अच्छा है, क्योंकि एल एन आपको जो है वो मिलता नहीं है कैलकुलेटर्स में, लॉग मिलता है, ठीक है। मतलब जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो लॉग करते हैं बेस 10 वाला, तो ये बेस 10 वाला है, ठीक है। ये हमारा हो गया सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हमें चाहिए था। गॉट इट, क्लियर है। यहाँ से हम वो सब चीज़ें निकाल सकते हैं जो हमने ज़ीरो ऑर्डर के लिए निकाली थी, T100, T75, T समथिंग समथिंग, क्लियर है। तो सबसे पहले T100 निकालते हैं, ठीक है। T100, अच्छा ये सब तो आपको पता ही होगा, ये इनिशियल कंसंट्रेशन जो फिक्स होती है, ये जो है कंसंट्रेशन एनी टी टाइम टी पे है, और ये टाइम है, ये रेट कांस्टेंट है, और ये 2.303 है लॉग एल एन से लॉग में चेंज करने के लिए। ये ई वाला है, बेस ई वाला, और ये कौन से वाला है, बेस 10 वाला। तो T100 क्या आएगा, देखिए T100 का मतलब है 100% रिएक्शन हो गई, तो 2.303 आ जाएगा, अपॉन में के आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, इनिशियल तो इनिशियली रहेगा, बट जब 100% रिएक्शन होगी तो फाइनल जो बचेगा आपके पास वो कितना बचेगा, ज़ीरो, और एनीथिंग अपॉन में ज़ीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब T100% कितना आएगा, इनफाइनाइट। क्या बात समझते हो, क्लियर है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो होती हैं उनको पूरा ख़त्म होने में 100% जो टाइम होता है वो इनफाइनाइट होता है। और जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, क्या होती हैं, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती हैं। इसीलिए उन रिएक्शंस को पूरा ख़त्म होने में कितना टाइम लग जाता है, इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, डन, क्लियर है। तो ये रिलेशन आ गया T100 का। ऐसे ही 4 रिलेशन और निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या है वो रिलेशन, सबसे पहले लेट अस सी कि T50 निकालते हैं, क्योंकि सबसे फेमस वही होता है। तो T50 जो है वो 2.303 अपॉन में के, ए नॉट आएगा इनिशियली, और आधी रिएक्शन होगी, 50% रिएक्शन होगी, तो ए कितना बचेगा, ए नॉट बाई 2, तो ए नॉट से ए नॉट कट गया, 2 पर चला जाएगा, तो T50 आ गया, मतलब T50 या T हाफ कह सकते हैं उसको, वो आ गया 2.303 अपॉन में के, 2.303 अपॉन में के लॉग 2। लॉग 2 होता है 0.3010, और जब वो 2.303 से मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू आती है 0.693 अपॉन में के। ये आ गया टी हाफ, या फिर कह सकते हो T50%, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 0.693 भी एक कांस्टेंट चीज़ है, मतलब एक वैल्यू है, और अपॉन में के वो भी एक कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट अपॉन में कांस्टेंट एक कांस्टेंट आएगा। तो इसका मतलब पिछली बार जो हमने जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का रिलेशन निकाला था वो आया था ए नॉट अपॉन में 2 के, मतलब वो इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे बेस्ड होता था, मतलब डिपेंडेंट रहता था। बट इस बार जो टी हाफ आ रहा है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो ऐसा नहीं है।
तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, ठीक है, ये 6 है, ठीक है। तो टी हाफ इज 0.693 अपॉन में के, मतलब कि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट है। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे टी हाफ वर्सेस किसका, कंसंट्रेशन का, इनिशियल कंसंट्रेशन का, तो कैसा आएगा, कांस्टेंट, और ये क्या है, के। गॉट इट, क्लियर है। 0.693 अपॉन में के, इसकी जो वैल्यू है 0.693 अपॉन में के, क्लियर है। तो ये ध्यान रखने का आपको, गॉट इट। तो ये आपका लास्ट ग्राफ जो आ गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, हमें जो यहाँ से मिल सकता था टी हाफ के लिए, ठीक है। तो टी हाफ निकाल लिया, T100 निकाल लिया, ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, T75 और T25, ठीक है। तो T75 और T25 निकालेंगे तो क्या आएगा, T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में के लॉग A0 रख देंगे। अब जैसे मान लो आप T25 निकाल रहे हो, तो मतलब कि 25% रिएक्शन हो गई, तो बची कितनी, 75% रिएक्शन, क्या बस मतलब 75% जो है कंसंट्रेशन बच गई। तो नीचे क्या आ जाएगा, 75 अपॉन में 100 ऑफ A0 से A0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा log 4/3 2.303 अपॉन में के T25। तो ये आ गया रिलेशन, ठीक है। अब इसके बाद आप log 4 और log 3 की वैल्यू डाल देंगे तो आपका सारा का सारा रिलेशन ही निकल के आ जाएगा, ठीक है, डन। तो 4/3 अगर हम करेंगे, 4/3 अगर हम करेंगे तो 1.33 आएगा। तो 1.33 का जो लॉग होता है वो होता है 0.124, क्लियर है। और जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, तो हमारे पास रिलेशन निकल के आता है 0.4862 अपॉन में के, क्लियर है। तो ये T25% हो गया, ठीक है ना, क्या बात समझते हो, गॉट इट, क्लियर है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे रिलेशन निकाल सकते हैं, T25 निकाल सकते हैं, T75 भी निकाल सकते हैं। T75 अगर आप निकालोगे तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा 2.303 अपॉन में के, और यहाँ आ जाएगा लॉग 75% रिएक्शन हो गई, तो इनिशियल रहा, और बचेगा कितना, 25%, कितना बचेगा, 25%। तो यहाँ आ जाएगा 25 A0 अपॉन में 100, A0 से A0 कट गया तो log 4 आ जाएगा। तो log 4 आया तो log 4 को ले सकते हो 2 की पावर 2, ठीक है ना, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ गया ये वाला, तो यहाँ पे 2.303 आ जाएगा अपॉन में के आ जाएगा, और T75 आ जाएगा। तो जैसे कि हमने ये सारा तो सॉल्व कर ही लिया था टी हाफ के लिए, क्योंकि टी हाफ की वैल्यू यही आती थी 2.303 log 2 अपॉन में के, यही तो आता था। तो इसका मतलब T75 एक्चुअली में 2 टाइम्स ऑफ क्या हो गया, टी हाफ, बोले तो T50, ठीक है। और T50 कितना आता, 0.693 अपॉन में के, तो 0.693 अपॉन में के, तो 0.693 को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो 0.693 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 1.386 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब T75 का रिलेशन क्या बन गया, T75 का रिलेशन बन गया T75 इज 1.386 अपॉन में के, गॉट इट, क्लियर है, ओके, ठीक है। तो एक रिलेशन भी निकल गया और ये भी हो गया, ठीक है। अब इन सबको बेसिकली आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे रिलेशन निकले, सबको कॉन्क्लूड करके रिलेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो पहले ग्राफिकल रिलेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर 1, इससे ये वाला ग्राफ बनाया था कि रेट और कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ हमने रेट रखा था और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए रखा था, ठीक है। दूसरा रिलेशन जो हमने करा था वो करा था ln कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू -kT प्लस C से, ठीक है ना। और जो इससे ग्राफ बना था वो बना था हमारा ln A और T के बीच में -k का स्लोप, ठीक है, डन, क्लियर है। और ये C की वैल्यू थी जो बाद में पता चली कि ये C की वैल्यू है, और C की वैल्यू बाद में T0 पुट करने पे आई थी किसके बराबर, ln A0 के बराबर, ठीक है। तीसरा ग्राफ हमने इसी से थोड़ा सा डिफरेंट बनाया था log A के लिए, log कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू -k अपॉन में T 2.303 प्लस C/2.303 होता था, बट C जो है
वो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपन में कांस्टेंट रहेगा तो उस पूरे को आप डी लिख सकते हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ लॉग ए और टी के बीच में ग्राफ बनेगा बिल्कुल डिट्टो सेम ऐसा ही, ठीक है। माइनस के अपॉन में 2.303 स्लोप आ जाएगा, ठीक है, और ये लॉग ए नॉट आ जाएगा, ठीक है, डन, डी की जगह, ठीक है, लॉग ए नॉट, ठीक है। उसके बाद एक ग्राफ हमने और बनाया था टी हाफ के लिए, आगे चल के, तो टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का हमने ग्राफ बनाया था जो कांस्टेंट आया था, और इसके लिए जो रिलेशन था वो ये था कि जो टी हाफ था वो 0.693 अपॉन में क्या आ रहा था, मतलब कि इसके एक्सप्रेशन में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थी ही नहीं। तो ये 4 ग्राफ थे। इसके अलावा भी एक ग्राफ और था, हाँ, जब हमने ये वाला रिलेशन बनाया था कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है और वो है ई की पावर माइनस के टी इंटू में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो हमारा एक ग्राफ आया था टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ जो एक्सपोनेंशियली गिर रहा था, और ये हमारा 5वां ग्राफ था। तो ये 5 फेमस ग्राफ हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के, ठीक है, डन, और रिलेशंस भी, ठीक है। चलिए आगे। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो हमने इस पूरी रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट लॉ था उससे निकाला था, ठीक है, वो क्या था, लॉग ए नॉट अपॉन में ए इंटू में 2.303 अपॉन में के इक्वल्स टू टी। ये रिलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन था। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए ए नॉट माइनस ए अपॉन में के था, ठीक है। यहाँ पे 2.303 लॉग एल को लॉग में चेंज करने के लिए आया बेस 10 वाले में, के रेट कांस्टेंट है, लॉग के अंदर ए नॉट अपॉन में ए है, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, और ए जो होता है वो टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है मतलब उसे कहते हैं। और इट क्लियर है, तो ये ध्यान रखने का है। इससे हमने बहुत सारे रिलेशन निकाले। सबसे फेमस तो टी हाफ का रिलेशन है। टी हाफ का रिलेशन आया था 0.693 अपॉन में के, ठीक है। फिर हमने टी हाफ और T75 के बीच में रिलेशन देखा, तो टी हाफ का 2 टाइम्स था T75, बोले तो T3/4, ठीक है, ये रिलेशन आया। टी हाफ और T25 के बीच में कोई पर्टिकुलरली इंटीग्रल रिलेशन नहीं आया, इसलिए हमने लिखा नहीं है क्योंकि वो पॉइंट्स में आ जाता है, ठीक है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस रिलेशन नहीं है। और T100 का जो कोई रिलेशन है वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि T100 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो उसका तो टी हाफ के साथ या T75 T3/4 को T75 भी लिख सकते हैं, उस साथ कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता है, ठीक है। पॉइंट आया समझ, क्लियर है। तो ये जो रिलेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने देखे कि सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमने वहाँ पे एक रिलेशन बनाया था कि अगर हम बात करते हैं कि टी हाफ कितना टाइम्स है इसका, तो ये सारे रिलेशन हमने बना लिए। और फिर जैसे वहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था कि 200 से 100 पहुँचने के लिए 50 सेकंड लगते थे। अब 50 से 200 से 100 पहुँचने के लिए 50 सेकंड, और अगले 50 सेकंड अगर हमने इसको दिए तो ये 100 से 0 पहुँच जाता था, मतलब कि 50-50 100 पे फुल लाइफ टाइम आ जाता था, ऐसा होता था वहाँ पे। बट यहाँ पे क्या होता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ से क्या, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सबसे मेजर डिफरेंस जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि 200 से 100 पहुँचने के लिए, मतलब हाफ लाइफ के लिए 50 सेकंड अगर वहाँ लगते थे, और यहाँ भी मान लो कि 200 से 100 पहुँचने के लिए 50 सेकंड लग रहे हैं, लेट अस सपोज, तो वहाँ अगले 50 सेकंड अगर आपने दे दिए तो 0 हो जाते थे। यहाँ अगर दोबारा से आपने 50 सेकंड्स दे दिए तो आप 100 के 50 हो जाओगे। फिर आपने और 50 सेकंड दे दिए तो 50 से 25 हो जाओगे। फिर 50 सेकंड दे दिए तो 12.5 हो जाएगा। ऐसे करते करते 6.25, फिर 3.125, और ऐसे करते करते कभी 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ का आधा जो होता है वो 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो फुल लाइफ टाइम है, मतलब पूरा खत्म होने में कितना टाइम लग रहा है, इनफाइनाइट, जबकि वहाँ एक फाइनाइट टाइम लग रहा था। क्या बात समझते हो? तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। पॉइंट आ रहा है समझ? अच्छा, ये भी चीज़ है कि अगर मैं बात करता हूँ टी हाफ की, तो टी हाफ आप ऐसे, टी हाफ के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे टी हाफ बता दिया 50, तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको टी हाफ बता रखा है, तो आपसे के पूछ लिया, तो सिंपली के को ऊपर ले जाओ, टी हाफ को नीचे रख दो। कंसंट्रेशन से कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि टी हाफ के फॉर्मूले में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ ही नहीं रहा है। क्या बात समझते हो? पॉइंट आया समझ? क्लियर है? तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर में अगर हम बात करते हैं तो टी हाफ 2 टाइम्स अगर हम दे दें तो फुल लाइफ टाइम आ जाता है, मतलब T100 आ जाता है। जबकि यहाँ पे टी हाफ अगर आपने 2 टाइम्स दे दिया
तो आपका फुल लाइफ टाइम नहीं आता है, वो कुछ इस तरीके चल जाता है 200 का 100 हो गया, 100 का 100 का 50 हो गया, 50 का 25 का, मतलब जितना बचता है उसका आधा होता चला जाता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का जो है पैटर्न है कि टी हाफ को अगर हम बार बार देते रहें तो बेसिकली जो कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आता है वो जो अमाउंट बचता है उसका आधा होता हुआ चला जाता है। क्लियर है? तो एक तरीके से अगर हम देखें तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। कैसे? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। ठीक है, ये ध्यान रखने का है। गॉट इट? पक्का? तो फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन के लिए ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो पैटर्न है इससे हम एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने वो सब लिखा हुआ है तो इससे एक फॉर्मूला बन सकता है अच्छा सा। वो फॉर्मूला क्या होगा कि अगर मान लो आपको ये निकालना है अमाउंट लेफ्ट या परसेंटेज ऑफ अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एन टी हाफ्स, तो वो हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में 2 की पावर n, जहाँ पे n नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होंगी। क्या होंगी? हाफ लाइफ्स। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान समझना कि जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन 200 थी, तो मान लो आपने एक टी हाफ दिया। एक टी हाफ का मतलब जो रिएक्शन का टी हाफ है, मतलब जितने पे इनिशियल आधा हो जाता है, तो उसे कहते हैं फर्स्ट टी हाफ। तो अगर आपने फर्स्ट टी हाफ दिया तो 200 अपॉन में 200 आ गया। कितना आ गया? 100। तो मतलब पहले टी हाफ देने पे आपका जो अमाउंट लेफ्ट होगा वो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो परसेंटेज हटा दो तो अमाउंट आ जाएगा डायरेक्ट, तो परसेंटेज को हटा दिया हमने। ठीक है, अब मान लो कि आपने 2 टी हाफ दे दिया, मतलब 50 प्लस एक और 50 दे दिया, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 रख दीजिएगा, तो 200 अपॉन में 4 आ जाएगा। 200 अपॉन में 4 कितना होता है? आपका होता है 50। क्लियर है? तो मतलब यहाँ पहुँच गया। तो अगर मान लो कि एक और टी हाफ दे दिया, मतलब 50 सेकंड और दे दिए, तो 2 की पावर 3 आ जाता है। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो 200 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो आप यहाँ पहुँच गए। तो जो अमाउंट लेफ्ट आ रहा है वो आपको दिख रहा है। क्या बात समझते हो? पक्का? ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो हमको बेसिकली करना है। ठीक है, जो मैं आपको दे के जा रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है कि एक रिलेशन निकाल के भेजना है मेरे को कि जो T99.9 और टी हाफ के बीच में रिलेशन निकाल के भेजना है कि T99.9 और टी हाफ, मतलब कि 50% रिएक्शन होने में जो टाइम लगता है और 99.9% होने में जो रिएक्शन टाइम लगता है, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, मतलब ये इसका कितना टाइम से। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको मेरे को सेट करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो हमें पता होना चाहिए था। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर बहुत सारा टॉपिक जो है चैप्टर में डिस्कस्ड है, जो एंट्रेंस लेवल पे हायर लेवल तक जाता है, वो एक अलग वीडियो में कैप्चर होगा। ये जनरल क्वेश्चंस, मतलब कि जो मेजरली क्वेश्चंस आते हैं वो ये हैं। इसका एक पोर्शन वो भी है जो एडवांस के लेवल पे चला जाता है, जिसको हम अगले या फिर उससे अगले टॉपिक में डिस्कवर करेंगे। ठीक है, वो मतलब इस टॉपिक से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, वो मतलब एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आ जाता है। ठीक है, डन। तो ये रिलेशन आप मेरे को सेंड करेंगे, और पिछला जो क्वेश्चन मैंने जीरो ऑर्डर के लिए दिया है वो भी आपको करके मेरे को बेसिकली सेंड करना है। ठीक है, आई होप सारे का सारा फर्स्ट ऑर्डर वाला जो है और जीरो ऑर्डर वाला है वो पूरा का पूरा क्लियर हो गया हो। ठीक है, बहुत ध्यान से लेक्चर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन का एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे रिलेशन, सारे ग्राफ जो होते हैं वो बीच रिलेशन में से उठ के आते हैं। ठीक है, ओके।